हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर है जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। और बाल विकास में आपका चैप्टर 8 चल रहा है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ाए थे। चैप्टर 8 का नेम है आपका अधिगम के सिद्धांत यानी कि सीखने के सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ चुके हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो फटाफट जाइए और हमारी हर सब्जेक्ट्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहाँ चैनल पर जाइए और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आराम से नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हो सकता है कि आपके अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में पीएनपी जो है आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ले, ठीक है। तो अभी से तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आप पढ़ने वाले हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो हेडिंग डालिए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। देखिए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। किसका है? जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण, ठीक है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? संपूर्ण, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। इसके प्रतिपादक वर्दिमर, कोफक्का और कोलर को माना जाता है। इसके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है ना कि एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो कभी हो सकता है कि सिर्फ वर्दिमर दिए हों, कभी कोफक्का दिया हो या फिर तीनों दिए हों, ठीक है। तो क्या आपको लगा के आना, अगर तीनों दिए हैं तो तीनों लगा देने हैं। अगर किसी इन तीनों में से किसी एक का नाम दिया हो तो किसी एक के नाम पे आपको टिक करके आ जाना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। कोहलर का सिद्धांत देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत क्या है? कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जो इन्होंने किस पर किया था? एक बनमानुस पे किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, ठीक है। आइए देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की गई है। किसमें की है इन्होंने? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनकी एक बुक है, उसमें इन्होंने अपना सिद्धांत को क्या किया है? बताया है, जो कि 1959 में आई थी बुक इनकी। कोहलर का प्रयोग देखते हैं। कोहलर का प्रयोग अगर देखिए सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर आपका आता है लिखकर, तो आपको क्या लिख कर आना है? कोहलर का प्रयोग लिख कर आना है, ठीक है। अगर सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं लिख कर आता है, ये सिर्फ लिख के आ जाता है कि कोहलर का सिद्धांत बताइए, तो फिर क्या लिख के आना है? तब भी यही लिख कर आना है, ठीक है। तो 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना 2016। आप भी जैसे मैंने लिखा है ऐसे नोट कर लिया करिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया। आइए स्टार्ट करें, देखते हैं इनका प्रयोग क्या है। कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानुस को एक कमरे में बंद कर दिया। कोहलर ने क्या किया? सुल्तान नामक एक बनमानुस था, जिसको एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में केले इस तरह लटका दिए कि बनमानुस उन तक पहुंच ना पाए, और कुछ दूर पर एक बॉक्स रख दिया गया। क्या किया इन्होंने? एक सुल्तान नामक बनमानुस था, उसको एक कमरे में बंद किया और कमरे की छत पर क्या किए? कुछ केले लटका दिए, जिस तक जो है सुल्तान आसानी से नहीं पहुंच सकता था। और क्या किया? उस कमरे में एक बॉक्स रख दिया जो कि खाली था, ठीक है। बनमानुस ने उछल कर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। जब बनमानुस ने छत पर केले लटके देखे तो क्या किया? उनको लेने का प्रयास किया उछल कूद करके, लेकिन क्या हुआ? वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि केले जब जिस ऊंचाई पे टंगे थे उतना ऊंचा वो कूद नहीं पाया। वह थोड़ी देर में कमरे में इधर उधर घूमा, बॉक्स के पास खड़ा हुआ, उसे खींचकर केले के नीचे ले गया और उस पर चढ़ गया और उछलकर केला क्या किया? ले लिया, ठीक है। क्या किया? थोड़ी देर इधर उधर घूमा तो उसके मन में कुछ विचार बना, अंतर्दृष्टि आई, जागृत हो गई। तो क्या किया उसने? उस बॉक्स को उस केले के नीचे खींच कर ले गया और उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा
और कूद कर क्या किया, केले को प्राप्त कर लिया। आगे आइए। दूसरी बार उसने केले को थोड़ी और दूर पर लटका दिया। किसने? कोहलर ने दूसरी बार क्या किया, केले जो थे जिस ऊंचाई पे लटकाए थे अगली बार जो था उसकी ऊंचाई थोड़ी और ऊंची कर दी। इस बार कोहलर ने कमरे में एक कोने के स्थान पर इस बार कोहलर ने कमरे में एक के स्थान पर 2 बॉक्स रखे। पहले क्या किया था, पहले प्रयोग में इन्होंने कमरे में केले लटकाए, एक बॉक्स रखा। दूसरी बार किया, कमरे में थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे केले लटकाए और कमरे में कितने बॉक्स रखे, 2 बॉक्स रखे। सुल्तान ने सूझबूझ से या तो सीख लिया था कि यदि बॉक्स पर चढ़कर उछला जाए तो वह अधिक ऊंचा उछल सकता है। ठीक है, उसने पहले एक बॉक्स को केले के नीचे खिसकाया, उस पर चढ़कर वह केले को लेने के लिए उछला। क्या किया, पहले एक बॉक्स खिसकाया और उसको लेने के लिए उछला बॉक्स पर, परंतु असफल रहा। क्या हुआ, असफल रहा। उसने सोचा कि यदि किसी और ऊंची वस्तु पर चढ़कर उछला जाए तो वह केले तक पहुंच सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या था, सूझ जो थी उसकी जो है डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो क्या किया उसने, ये पहले एक बॉक्स रखा, उस पर खड़े होकर उछला तो इस बार उसको केले नहीं मिले। तो उसके मन में विचार आया कि एक और बॉक्स अगर इस बॉक्स के ऊपर रख दिया जाए और मैं उछलूँ तो मुझे केले क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सुल्तान ने इधर उधर देखा, दूसरे बॉक्स को वहाँ पाकर उसने उस बॉक्स को पहले बॉक्स के ऊपर रखा और उस पर चढ़ गया। उसने उछलकर केला प्राप्त कर लिया। क्या किया, अब दूसरे बॉक्स के ऊपर एक जो बॉक्स था उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, फिर जो दोनों बॉक्स के ऊपर जब खड़े होकर वह उछला तो उसको क्या हुआ, केले प्राप्त हो गए। आगे आइए। एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने बनमानुस को एक पिंजरे में रखा, पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए। क्या किया, अन्य प्रयोग एक किया जो है कोहलर ने, तो उसमें क्या किया, एक पिंजरा रखा, पिंजरे में क्या किया, बनमानुस को बंद किया और पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर क्या किया, केले रख दिए। बनमानुस भूखा था, केले को देखकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगा, पर वह केले तक नहीं पहुंच सकता था। क्या हुआ, बनमानुस को भूख लगी थी तो वो क्या चाहता था कि उसे केले मिल जाएं और केले खाकर वो अपनी भूख को शांत कर ले। ठीक है, बहुत उत्तेजित हुआ, लेकिन जो केले थे पिंजरे से दूरी पर रखे थे उसे नहीं मिल पाए। उसने पहली बार एक छड़ी की मदद से केले को पाने का कई बार प्रयास किया, पर वह असफल रहा। ठीक है, एक छड़ी उसे मिल गई। ठीक है, छड़ी जो थी कोहलर ने रखी हुई थी तो वो मिल गई उसको। तो एक छड़ी से उन केलों को उसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उस छड़ी की इतनी लंबाई नहीं थी कि केलों तक पहुंच सके। कुछ देर के बाद उसने दोनों छड़ियों को जोड़ने का प्रयास करने लगा। तो दो जो छड़ी थी उनको क्या किया, जोड़ने का प्रयास किया कोहलर बनमानुस ने, और क्या किया, कुछ देर बाद वह केले पाने में सफल हो गया। दोनों छड़ियों को जोड़ के उसने केलों को क्या किया, अपने तरफ खिसका लिया और उनको जो है उसे वो क्या हुआ, केले प्राप्त हो गए। इस प्रकार बनमानुस ने अपने अंतर्दृष्टि की सहायता से अपनी समस्या को हल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या था, आपका कोहलर का प्रयोग था ये बनमानुस पे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो ठीक है बनमानुस दे दिया जाएगा और उसमें कुछ बंदर दे दिया जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा किस मतलब जो बनमानुस था उसका नाम क्या था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। आइए आगे देखते हैं। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व देखते हैं क्या है। पहला क्या है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। किसके लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। दूसरा क्या है, इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसमें क्या होता है, जो समस्या होती है ना इंसान को जब तक दिखाई नहीं देती तब तक उसका क्या है, क्या नहीं कर पाता, हल नहीं कर पाता। इनके कोहलर के सिद्धांत का ये था। ठीक है, तो इसमें क्या इंसान करता है, अगर कोई समस्या उसको दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर तर्क करेगा, विचार करेगा, कल्पना करेगा, चिंतन करेगा कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तो इससे क्या होता है, कल्पना और तर्क शक्ति का मनुष्य के अंदर क्या होता है, या फिर किसी जानवर के ऊपर किया गया प्रयोग, तो उसमें क्या होता है, इन चीज़ों का विकास हो जाता है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह सिद्धांत क्या है, छात्र हो गए, बालक हो गए, उनको क्या है, स्वयं खोज करके किसी चीज़ की खोज करी है, कोई समस्या उसका
समाधान स्वयं खोज करेंगे, ठीक है, और समाधान खोज करेंगे और जिस ज्ञान को अर्जित कर लेंगे तो वो क्या होगा, उसके लिए उसका जो ज्ञान प्राप्त होगा वह स्थायी ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी इनके सिद्धांत की, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है, ठीक है। विद्यालय में क्या होता है, समस्या समाधान के लिए समाधान पर आधारित जो अधिकांश सीखने में जो विधियां अपनाई जाती हैं, तो इनका जो कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या करता है, रोल प्ले करता है। आगे आइए, संज्ञानवादी आपका नेक्स्ट सिद्धांत है, संज्ञानवादी सिद्धांत, या इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहेंगे, ठीक है। आइए, संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना जानकारी प्राप्त करने और उसे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्या है सीखना, क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है, सीखना है जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, उस जानकारी को व्यवस्थित करना, ठीक है। और इसमें स्मृति, धारणा और समस्या समाधान जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्य शामिल होते हैं। क्या होता है, स्मृति, धारणा और समस्या समाधान जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्य शामिल होते हैं। इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर आदि हैं। संज्ञानवादी जो आपके जो मनोवैज्ञानिक हुए उनमें मुख्य कौन है, आपके जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं और ब्रूनर हैं। देखिए डीएलएड में आपको यही 3 पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने हैं, बाकी आपको सीटेट में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। और आप लोग अपने सीडीपी के नोट्स संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपको ये समझ लीजिए 95% आपको इन्हीं नोट्स से आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, किसमें, सीडीपी में आपकी, ठीक है। तो आपके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप अभी से पढ़ेंगे सही से, तो आप सीटेट अगर देने जा रहे हैं तो अलग से आपको सीडीपी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, आइए। बच्चे सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते हैं, वे अपने विकास के हर चरण में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जीन पियाजे का क्या कहना था, बच्चा जिस उम्र का होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसके सोचने का स्तर भी अलग होता जाएगा। तो क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास वैसे वैसे अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग चरणों में होता है, ठीक है। उसके सोचने समझने का विकास भी, देखिए जब बच्चा छोटा है तो वो उस प्रकार से सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि कम है, उसकी बुद्धि उतनी ही होती है, लेकिन वो क्या होता है जैसे जैसे अलग अलग चरणों में, इन्होंने आपके जीन पियाजे जो हुए उन्होंने क्या बताया है, बच्चे का विकास 4 चरणों में बताया है। तो उन्होंने कहा है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, हर चरण में उसका सोचने समझने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, ठीक है। आगे आइए, अपने समय में यह क्रांतिकारी विचार स्विस मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञानी और ज्ञान मीमांसक जीन पियाजे द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, जीन पियाजे द्वारा। इन्होंने अपना प्रयोग स्वयं के बच्चों पर किया था, जिसके कारण इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई, ठीक है। ये एक ऐसे इकलौते मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया, जिसके कारण इनको बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, ठीक है। आगे आइए, संज्ञानात्मक विकास के चरण देखते हैं, इन्होंने कितने चरण दिए हैं। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चे 4 सार्वभौमिक चरण से गुजरते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा इन्होंने बताया, संवेदी गामक अवस्था, जो इन्होंने क्या बताई, 0 से 2 वर्ष बताई, ठीक है। दूसरी क्या बताई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो बताई 2 से 7 वर्ष। और तीसरी क्या इन्होंने बताई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष बताई। और चौथी आपकी बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहेंगे, तो 11 से ऊपर होती, कभी कभी आपसे 11 से 14 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। आगे आइए, पहली अवस्था देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया इसके बारे में।
पहली अवस्था है संवेदी कामक अवस्था, इसको क्या कहेंगे, और संवेदी प्रेरक काल कहेंगे, इंद्रिय कामक अवस्था कहेंगे। ठीक है, इसके ये अन्य नाम है। और ये इसका कितने कितने से कितने वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट देखते हैं। बालक वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जब उसकी शैशव अवस्था होती है, तो बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सुनता है, स्पर्श करता है यानी कि टच करता है, और क्या करता है, उसकी महक लेता है, स्मेल लेता है, और स्वाद के माध्यम से उन चीज़ों को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक, आगे आइए। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। बच्चा क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। अगर उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, वो रोना प्रारंभ कर देगा। और क्या होगा, उसकी माँ समझ जाएगी कि उसके बच्चे को भूख लगी है, तुरंत क्या करेगी, एक बोतल में दूध लेकर आएगी, उसको पिला देगी। तो बच्चा क्या हो जाएगा, दूध पीने के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, तो उसने क्या किया, अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया। जब उसको भूख लगी तो वो क्या करने लगा, रोने लगा। अच्छा, बच्चा जब खुश होता है तो क्या करता है, हंसता है। ठीक है, परिचितों का मुस्कान के स्वागत करता है, जैसा मैंने अभी बताया, तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। बच्चा जिनको जानता होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था में होता है, जिन लोगों को जानता है, पहचानता है, उनकी गोद में जाएगा। अगर वो उस बच्चे को लाड प्यार करेंगे तो क्या करेगा, बच्चा सुनेगा उनकी बातों को, उनको देख कर क्या करेगा, मुस्कुराएगा, अपने हाथ पैर चलाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर बच्चा किसी व्यक्ति को नहीं जानता है, वो व्यक्ति उसको गोद में उठा लेता है, तो क्या बच्चा क्या करेगा, रोना प्रारंभ कर देगा। रोकर वो क्या करता है, अपने भय का प्रदर्शन करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, जैसे कि चलना, देखना, सुनना। जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, वो अपने घुटनों के बल पे क्या करने लगता है, चलने लगता है। ठीक है, अगर उससे कोई बात कोई कहता है तो ध्यान से सुनता है। ठीक, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है वो किसको कहेंगे, तो आपको क्या लगा कर आना, संवेदी कामक अवस्था लगा कर आना है। ठीक है, कभी कभी आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा, वस्तु स्थायित्व की अवस्था, तो आपको क्या करके आना, संवेदी कामक अवस्था मिल जाएगा, या फिर इंद्रिय कामक, या फिर संवेदी प्रेरक काल। इनमें से तीनों में से कोई ऑप्शन आपको अगर मिल जाएगा तो यही लगा के आना, क्योंकि इसका तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। आगे आ जाइए, इनकी दूसरी अवस्था देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या कहेंगे, दूसरा नाम पाक संक्रिया काल कहेंगे। ये कब कितने से कितने वर्ष तक होती है, ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, कितनी, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, बच्चा जीववादी चिंतन करता है, वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि बच्चा, एक छोटा बच्चा है, अपनी गुड़िया के साथ खेल रहा है। एक लड़की हो गई, जैसे कि वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, अगर उसकी गुड़िया गिर गई तो उसे क्या लगेगा, इसको चोट लग गई है। ठीक है, इस तरीके के भाव आ जाते हैं। अपनी गुड़िया से बातचीत करेगा बच्चा, तो क्या है, ये वस्तु क्या कहेगा, जीववादी चिंतन है। ये अकेले में बैठा अपनी गुड़िया से बात करेगा, उसको उसको ये निर्जीव सजीव का अंतर नहीं पता होता है। ठीक है, से जो अहम केंद्रित होता है, उसको लगता है वह जो सोचता है और करता है वही सब ठीक है। बच्चा छोटा होता है, उसको जो है अहम केंद्रित होता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड किस अवस्था में होता है, तो आपको कौन सी अवस्था लगा के आनी है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगा कर आना है। ठीक है, आगे आइए। खिलौना, खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आपको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था है। ठीक, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपकी। ठीक, आगे आइए। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है तथा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। आगे आइए। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बच्चा क्या करता है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जैसे उसके घर में उसके बड़े जो काम करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, उसका क्या करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है। वैसे ही बच्चा सब कुछ सीख लेता है।
मूर्त, तीसरी आपकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या कहेंगे? मूर्त या ठोस परिचालन अवस्था भी कहते हैं। इसका क्या काल कितना कितना होता है? 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। बच्चा तर्क एवं चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसमें सिर्फ जो बच्चा है तर्क और चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, बच्चा दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने लगता है। जब तीसरी अवस्था में बच्चा होता है, 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है, तो क्या करता है, अगर उसकी माँ पूछेगी उससे या फिर कोई अन्य व्यक्ति पूछेगा कि जाओ बच्चा, जाओ देख के आओ कि घड़ी में इस टाइम कितना टाइम हो गया है, तो बच्चा जाएगा और आकर बता देगा। अगर बच्चा सीख रहा है तो कहेगा कि एक सुई 4 पे है और एक 2 पर है, तो उसकी माँ उसको बता देगी हाँ 4:10 हो गया है। तो और धीरे धीरे जब 11 वर्ष का बच्चा हो जाता है तब वो दिन, तारीख, महीना, घड़ी देखना क्या कर देता, सब कुछ सीख जाता है। ठीक, बच्चा आकार, भार, आयतन, क्रम निर्धारण को समझने लगता है। जैसे कि क्या हो गया, बच्चा जब 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है, उसकी माँ ने कहा बेटा जाओ दुकान पे चले जाओ 1 किलो चीनी ले आओ, तो क्या हुआ, उसे भार का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब बच्चा ये भी बताने लगता है कि ये सामने मकान बना है, ये कितने कितने मंजिल का है। ठीक है, तो क्रम निर्धारण की उसका कहेगा 1 मंजिल 2 मंजिल। अब ये पूछा जाए कि इस घर में कितने कमरे हैं, तो वो बताने लगता है कि 1 2 3 4 5 6 6 हैं तो 6 बता देगा। ठीक, इस तरीके की सब चीज़ें जो है बच्चे के अंदर आने लगती हैं। और चौथा आपका क्या है, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में अपने विचार को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, आगे आइए, अमूर्त, लास्ट आपकी इन्होंने कौन सी दी है, तो चौथी आपकी अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 11 से ऊपर या फिर 11 से 14 वर्ष भी इसको कभी कभी आपको देखने को मिलेगा लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है, जो वह चिंतन होता है जिसमें जो चीज़ें जो आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि अपने भविष्य के बारे में कल्पना कर लेना कि जब मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं क्या करूँगा, IAS बनूँगा। ठीक है, आपने कल्पना करी। ठीक, अभी आपको पता नहीं है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपने कल्पना कर ली। ठीक, जो ऐसा होता है ना, ठोस चीज़ें या मूर्त चीज़ों से जो चीज़ परे हो, हटकर हो, उसको क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन कहेंगे। ठीक है, कल्पना कर लेना किसी चीज़ की, भविष्य के बारे में कल्पना कर लेना। ठीक है, उसको वो क्या कहलाएगा आपका, अमूर्त चिंतन कहलाएगा। आगे आइए, इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अमूर्त जो अवस्था होती है उसमें, नहीं, आपको कभी कभी ऐसा होगा ना कि अमूर्त चिंतन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा और उदाहरण दे दिए जाएंगे कि ऐसा ऐसा है, तो ये कौन अमूर्त अमूर्त अवस्था है, मूर्त अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। कभी कभी आपको लिखा मिलेगा कि परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक चिंतन बच्चा किस अवस्था में करता है, तो आपको क्या लगा के आना है, अमूर्त अवस्था लगा के आना है, या फिर अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको लिखा मिल जाएगा। इनमें से अगर कोई मिलता है तो आपको यही लगाकर, तो आपका परिकल्पनात्मक चिंतन वह होता है कि जैसे कि एक समस्या है आपकी, उसमें क्या हो गया, आपको एक समस्या के बारे में कई एक प्रकार से उस अलग अलग तरीके से उसको हल करने के विचारों के बारे में सोच लेना। ठीक है, क्या होगा, कोई एक स्थिति में आप फंस गए हैं। ठीक है, उस समस्या का जो है क्या है, अनेक समाधान खोजना, तो वो आपको क्या कहलाएगा, परिकल्पनात्मक चिंतन कहलाएगा। कि एक कोई स्थिति गंभीर है, उसके बारे में आपने हजारों तरीके से विचार कर लिया, तो क्या आपका हो जाएगा, उसको परिकल्पनात्मक चिंतन कहेंगे। तो आपका निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आप सामान्य एक ऐसी शिक्षण या फिर ऐसा चिंतन होता है जिसमें सामान्य नियमों
या सिद्धांतों से विशिष्ट उदाहरणों की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहले इसमें आपको नियम पता होते हैं, फिर क्या होता है आपको इसमें उन नियमों के उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक, जैसे कि क्या हो गया कि आपको नियम पता है इसका, एक जैसे कि कोई समस्या है आपके पास, ठीक, तो उसका क्या होगा, आपको एक नियम पता है कि उसी नियम पे चलकर आपको क्या करना है, उसका क्या करना है, हल निकालना है। और आपका परिकल्पनात्मक अंग में क्या था कि एक कोई समस्या, उसमें आपको उदाहरण दे दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि इस समस्या का हल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें अलग अलग तरीके से कई उदाहरण आपको दिए गए, तो उसमें क्या होगा, सभी उदाहरणों को देखकर आपको एक विशिष्ट यानी कि उस उत्तर पर पहुंचना है जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो परिकल्पनात्मक चिंतन आपका कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या होता है, मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, बच्चे का मस्तिष्क जो होता है पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क करने लगता है, उसे तर्क की जो है नॉलेज हो जाती है, कोई चीज़ उसको दे दी गई उस पर अच्छी खासी बहस कर ले जाएगा बच्चा। ठीक, और अपने विचारों को प्रस्तुत कर लेगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं लिख लेना है यहाँ पे आपको। ठीक है, क्या कर लेना है, संकल्पना लिख लेना है यहाँ पे। संकल्पनाएं, ठीक, क्या कर लेना है, संकल्पनाएं कर लेना है यहाँ पे। तो पहला क्या है, अनुकूलन, दूसरा संतुलन, तीसरा स्कीम्स और चौथा क्या है, स्कीमा। तो आइए इनको पढ़ लेते हैं। तो आपका अनुकूलन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अडेप्टेशन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। इसके अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं। अनुकूलन आपका क्या कहलाता है, अडेप्टेशन, जैसे कि जिस परिस्थिति में है आप उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत दो आते हैं, आत्मसातीकरण कहेंगे या फिर आत्मसातकरण भी कह लेंगे इसको। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। इसमें व्यक्ति नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में शामिल करता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो व्यक्ति जो होता है, जो अपनी पूर्व जानकारी जो होती है उसको क्या करता है, नई में शामिल कर लेता है। ठीक, आगे आइए, समायोजन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में एकोमोडेशन बोलेंगे। इसमें व्यक्ति अपने मौजूदा स्कीमा यानी ज्ञान को संशोधित करता है ताकि नई जानकारी या अनुभव को शामिल किया जा सके। जैसे कि स्कीमा क्या हो गया, मतलब समायोजन क्या हो गया, जैसे कि एक छोटा बच्चा है और अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है और एक कौवा आकर बैठ गया। ठीक, तो बच्चे ने पूछा, पापा वो क्या है, तो पापा ने बता दिया, बेटा वो कौवा है। ठीक, तो एक दिन फिर से एक पक्षी आया। ठीक, तो बच्चे ने क्या क्या कहा, पापा पापा वो कौवा, तो कौवा नहीं था वो, लेकिन बच्चे ने क्या समझा, कौवा है। तो पापा ने कहा, बेटा वो कौवा नहीं है, वो कबूतर है। तो ऐसे क्या हो गया, तो बच्चे को धीरे धीरे पता चल गया कौवा वो ऐसा था, उसने सोच लिया। अब कबूतर उसने देख लिया तो क्या हो गया, उसने अपनी पुरानी जानकारी जो थी उसमें क्या किया, संशोधन कर लिया कि कौवा वैसा होता है और ये कबूतर ऐसा है। ठीक है, आगे देखिए, संतुलन किसे किसे कहते हैं, इक्विलिब्रेशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुलन स्थापित किया जाता है। पुराने विचार तथा नई अवधारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना क्या कहलाएगा आपका, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन कहलाएगा। यानी कि पुरानी जानकारी और नई जानकारी को जोड़ लेना, उनके बीच संतुलन बना लेना। ठीक है, उनको समझ लेना, आपका क्या है, इक्विलिब्रेशन है, संतुलन है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं स्कीम्स किसको कहेंगे। आइए, व्यवहारों में संगठित पैटर्न
को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, ठीक है। जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड आदि देना, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? स्कीम्स है ये। जैसे कि कोई इंसान है, देखिए जैसे कि कोई इंसान है, उसने कार चलाना सीख लिया, ठीक। तो दोबारा अगर उसको, जैसे कि उसको कार चलाने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेगा? उसने सीखी हुई है कार चलाना, तो क्या करेगा? कार स्टार्ट करेगा, गियर लगाएगा, ठीक है, और क्या करेगा? स्पीड देगा उसको और कार चल जाएगी। इसको क्या कहेंगे आप? स्कीम्स कहेंगे। आगे आइए, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को आप कहेंगे ज्ञान, ठीक है। स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। क्या है? स्कीमा है बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें या ज्ञान है, उसके आधार पर वह नई वस्तु के प्रति धारणा बनाता है। बच्चे ने जो पूर्व में सीखा, ठीक है, और उसने कोई नई वस्तु देखी, ठीक, तो पूर्व ज्ञान से अपने नए ज्ञान को जोड़ देना क्या है? आपका स्कीमा है। आगे आइए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया है। लेव वाइगोस्की एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म बेलारूसा 1896 से, इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1934 तक ये जीवित रहे। तो बेलारूसा में हुआ था, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। देखिए क्या है इनका, क्या बताया है इन्होंने, आइए। लेव वाइगोस्की एक रूसी दार्शनिक व विचारक थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव वाइगोस्की ने किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो लेव वाइगोस्की थे, इनका क्या कहना था? इनका मानना ये था कि बच्चा जो समाज से जब अंतःक्रिया करता है, ठीक है, समाज में घुलता मिलता है, ठीक है, समाज में रहता है, तब उसका क्या होता है? विकास होता है, तभी वो समाज में रहना सीखता है। सब कुछ क्या है? समाज के द्वारा बच्चा सीखता है। आइए, वाइगोस्की के अनुसार देखते हैं, बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो इनका क्या कहना था? बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस समाज में जैसा जो अच्छा बुरा जैसा जो भी हो रहा है, तो उसके माध्यम से बच्चा वही सीख जाता है। अर्थात बच्चे दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। वे देखते हैं कि उनके आसपास के लोग क्या करते हैं और वे उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। तो उनके आस पड़ोस जैसा भी वातावरण होगा, जिस वातावरण में वे रह रहे होंगे, जैसा समाज होगा, तो उसी प्रकार से बच्चा क्या हो जाएगा? सब कुछ सीख जाएगा। ये किसका कहना था? वाइगोस्की का कहना है। आइए आगे, वाइगोस्की ने समाज को केंद्र में रखकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। लेव वाइगोस्की थे, इन्होंने समाज को केंद्र में रखा, ठीक है, और अपना सिद्धांत क्या किया? प्रतिपादित किया। आगे आइए, वाइगोस्की के सिद्धांत के प्रमुख आधार देखते हैं। ये 3 तत्व इस सिद्धांत के मूल आधार हैं। इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन इन्होंने बताया। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ है दूसरों के साथ बातचीत करना, जिसमें संवाद, सहयोग और अनुकरण शामिल हो। तो इन्होंने क्या बताया? बच्चे दूसरों से जब बातचीत करते हैं तो उनका व्यवहार सीख जाते हैं, तो ठीक है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किससे सीखते हैं? समाज के द्वारा सहयोग करना सीखते हैं। या फिर समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है, उसकी नकल करते हैं, जैसा वो है वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा, इनका मानना ये था कि समाज में जिस प्रकार से बच्चा रह रहा है, उसी प्रकार से बच्चा बन जाएगा। आगे इन्होंने क्या बताया? भाषा। देखिए, वाइगोस्की का मानना था कि भाषा विचार से पहले आती है, ठीक है। जो आपके वाइगोस्की हुए, लेव वाइगोस्की, इनका क्या मानना था? भाषा जो है विचार से पहले आती है। और पियाजे का क्या मानना था? विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है।
पियाजे ने क्या मानना था, विचार पहले और भाषा बाद में। किसका मानना है, ये पियाजे का कहना था। और वाइगोत्स्की का क्या कहना है, भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। भाषा विचार से पहले आती है, ठीक है। वे भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। भाषा की मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। ठीक, तो इनका क्या मानना था, भाषा के द्वारा ही जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, वो अपने समाज से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, अगर भाषा नहीं है बच्चे के पास, भाषा का ज्ञान नहीं है, तो इनका कहना था तो वो समाज से अंतःक्रिया नहीं कर सकता। ठीक, आगे इन्होंने क्या बताया, संस्कृति। इनका सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, संस्कृति, कल्चर। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना था कि संस्कृति बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। बच्चों को सोचने, समझने, करने और शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चा यह भी सब नकल के माध्यम से सीखता है। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है, वहाँ के रीति रिवाज जैसे हैं, वो क्या करेगा, उन्हीं को सीख जाएगा। किसका कहना है, वाइगोत्स्की का कहना है ये। आगे आइए, अन्य तत्व क्या है इनके, देखिए। अन्य तत्व इनका, इन्होंने क्या बताया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, ये आपसे खूब पूछा जाएगा सीटेट में, भर भर के आपसे इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर बार जब भी सीटेट आप देने जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100%। ठीक है, तो सीटेट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। यह सिद्धांत विकास की उस सीमा को दर्शाता है जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होता है, लेकिन मार्गदर्शन और सहायता के साथ वह कार्य कर सकता है। वाइगोत्स्की के संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD के अनुसार देखते हैं, एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक व्यक्ति जो है अगर कुछ सीख रहा है तो उसमें क्या होगा, दूसरे की सहायता ले लेगा। ठीक है, विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा की आवश्यकता होती है और इसकी सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इस अवधारणा के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है। बच्चा इस अवस्था में व्यक्तिगत अधिगम करना जो होता है व्यक्तिगत अधिगम करना सीखता है। ठीक है, आगे देखिए, और वे नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। बच्चे जो होते हैं वे नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ZPD निश्चित नहीं है, यह समय के साथ बदलता रहता है। देखिए, बच्चा है किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, अगर किसी को सहायता चाहिए, सहायता का क्षेत्र निश्चित नहीं है, उसको क्या चाहिए सहायता, ये जो है परिस्थिति के अनुसार होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, जो बच्चे की क्षमता, अनुभव और सीखने की शैली पर निर्भर करता है। ZPD क्या कहता है, जैसे कि टीचर की सहायता से किसी बच्चे ने कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो कर नहीं पा रहा तो उसमें किसी की सहायता ले लेना, अपने टीचर की ले लेना, अपने सहपाठी की ले लेना। ठीक, आगे देखिए, मचान। इन्होंने मचान के स्कैफोल्डिंग, इससे भी क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत मिलेंगे। इस सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाइगोत्स्की। ये स्कैफोल्डिंग हो गया, ZPD हो गया, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है ज़रूर, 100% मैं लिख कर दे सकती हूँ, हर बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए मचान क्या है। मचान का अर्थ है बच्चों को कुछ नया सीखने में मदद करने के लिए
अस्थायी रूप से दी जाने वाली सहायता। ठीक है, अस्थायी रूप से दी जाने वाली सहायता है मचान। यह सहायता छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक मचान या ढांचा प्रदान करती है, जिससे वे धीरे धीरे अधिक जटिल कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए, बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसमें तो उसकी मदद कर देना क्या कहलाएगा? मचान कहलाता है। पाठ, ढांचा, इस तरीके के भी शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब अगर देखने को मिलता है तो आपको क्या लगा कर आना? लेव वाइगोत्स्की। ठीक, अब आपका बचा है जेरोम ब्रूनर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। देखिए, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है या फिर जाना जाता है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करता है। तो ये जेरोम ब्रूनर ने बताया। चलिए इनका सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने भी विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। देखिए, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, हेडिंग डालिए। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। पहली क्या है? संक्रिय अवस्था, जिसको इन्होंने 0 से 2 वर्ष माना। तो पहली देखिए, इस अवस्था में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना, हंसना, मुस्कुराना। तो इनका भी लगभग वही मानना था। जब बच्चा जो शैशवावस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो क्या होता है? जब भूख लगती है तो वह रोना प्रारंभ कर देता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। बच्चा जब खुश होता है तो मुस्कुराता है, हंसता है। ठीक है। दूसरी अवस्था इन्होंने क्या दी? दृश्य प्रतिमा अवस्था, जिसको इन्होंने 2 से 7 वर्ष माना। ठीक है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा जो उसके प्रत्यक्ष जो भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को क्या कर लेता है? उसके अनुकरण कर लेता है और सीख लेता है। आखिरी इन्होंने अवस्था, अपनी तीसरी अवस्था बताई है, जो है सांकेतिक अवस्था। इस 7 से 15 वर्ष इन्होंने मानी। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। तो बात ये होती ना, इन्होंने बताया 7 से 15 वर्ष का बालक जो होता है, उसके मन में जो भी विचार होते हैं तो वो क्या है? उनको अपनी जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। ठीक, अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास उसके अंदर हो जाता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर 8। ठीक है। चैप्टर 8 जब कंप्लीट हो गया तो अब आपको क्या करना है? सारे नोट्स बना लेने हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आपने क्लास नहीं ध्यान से लिए, तो दोबारा क्लास लीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी लाभ हो सके जो अभी जिन्होंने कहीं से भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स की ज़रूर हेल्प करिए, क्योंकि उनकी आप हेल्प करेंगे तो हो सकता है कभी वो भी आपकी हेल्प कर दें। ठीक, और हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो हमारे साथ हैं। तो हमें भी थोड़ा क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमें उनका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा देना चाहिए, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हमारी क्लास देखते हैं, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।